दिल्ली की सियासत में, जहां पर नई सरकार शपथ लेने के बाद फटाफट एक्शन में आ चुकी है। राजधानी में रेखा राज की शुरुआत हो गई है और कल शपथ ग्रहण के बाद सीएम रेखा गुप्ता और उनके 6 मंत्री फौरन ही एक्शन में आ चुके हैं। पहले तो मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया गया और फिर देर शाम कैबिनेट की पहली बैठक हुई, जिसमें दिल्ली में जनता से किए गए वादों को हकीकत की जमीन पर उतारने के लिए चिंतन और मंथन हुआ और पहली ही बैठक में 2 बड़े फैसले ले लिए गए। पहला फैसला यह कि दिल्ली में भी आयुष्मान भारत योजना लागू होगी और दूसरा फैसला कि विधानसभा सत्र में 14 कैग रिपोर्ट पेश होंगी। तो 2 बड़े डिसीजंस देखिए एक्शन में आते ही, सीएम की कुर्सी संभालते ही दिल्ली की सत्ता में ये बड़े डिसीजंस लिए गए हैं। विधानसभा सत्र में 14 कैग रिपोर्ट पेश होंगी, ये बड़ा डिसीजन लिया गया और इसके अलावा एक बड़ा फैसला ये कि दिल्ली में भी आयुष्मान भारत योजना लागू होगी। मंत्रियों का बंटवारा हो चुका है और विभागों का बंटवारा हो चुका है। मुख्यमंत्री अपनी पद संभाल चुकी हैं, कुर्सी संभाल चुकी हैं और अब देखिए बड़े फैसले कुर्सी संभालते ही मुख्यमंत्री की तरफ से लिए गए। अब देखिए दिल्ली सरकार के 2 फैसलों के बाद एक बार फिर से राजनीति गर्म है। आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने के वादे का क्या हुआ। जवाब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिया है कि सरकार हमारी है और इसलिए एजेंडा भी हमारा ही होगा। आम आदमी पार्टी चिंता न करे, महिलाओं से किया गया वादा जरूर पूरा होगा। पहली कैबिनेट की बैठक हो गई, लेकिन 2500 रुपए हर महीने हर महिला को देने वाली योजना पास नहीं हुई। ऐसा लगता है कि पहले ही दिन से भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार ने दिल्ली वालों को धोखा देने का मन बना लिया है। देखिए सरकार हमारी है, एजेंडा हमारा है, तो काम हम ही करने दीजिए ना। आपको हर चीज में कहने की जरूरत नहीं है। उन्हें कहिए कि जब आपका कार्यकाल था आपने किया। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत। ये दिल्ली की नई सरकार की तस्वीर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ 6 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह शामिल हैं। कपिल मिश्रा, रविंद्र इंद्राज सिंह, मनजिंदर सिंह। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह के बाद दिल्ली की नई सरकार के साथ पीएम मोदी का फोटोशूट हुआ। इस टीम रेखा पर ही पीएम मोदी के सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी है। शपथ लेते ही मैडम सीएम सीधे दिल्ली सचिवालय पहुंची। इस दौरान दिल्ली बीजेपी प्रभारी बैजयंत पांडा, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, नए मंत्री और दिल्ली बीजेपी के सांसद भी मौजूद रहे। दिल्ली सचिवालय पहुंचकर रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला। इसके बाद उनके मंत्रिमंडल के साथ ही सांसद और संगठन के अधिकारियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। फिर नई कैबिनेट कैमरे के सामने आई। ग्रुप फोटो के जरिए एकजुटता का संदेश दिया गया। मिशन विकसित दिल्ली का है, उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। अब दिल्ली में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार दस्तक दे चुकी है। कामों को रफ्तार देने की शुरुआत कर दी गई है। काम के साथ साथ कैबिनेट के जरिए सोशल इंजीनियरिंग को भी साधने की कोशिश हुई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वैश्य समुदाय से आती हैं और देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। रेखा गुप्ता के फैसले से बीजेपी ने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल के वैश्य कार्ड बल्कि आतिशी के महिला कार्ड का भी काउंटर किया है। दिल्ली में नई सरकार के कामकाज की शुरुआत हो चुकी है और इसके लिए विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। आइए आपको ये बताएं कि किसको कौन कौन से मंत्रालय दिए गए हैं। तो पहले सीएम रेखा गुप्ता के पास कौन कौन से मंत्रालय जान लीजिए। वित्त मंत्रालय, योजना और सामान्य प्रशासन, इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास ही रहने वाली है। महिला एवं बाल विकास, भूमि एवं भवन, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्व सेवाएं, सतर्कता, प्रशासनिक सुधार विभाग, ये वो मंत्रालय हैं जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास ही रहेंगे। कुल 10 विभाग बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के पास ही रहने वाले हैं। इनके अलावा और किसे कौन सा मंत्रालय दिया गया है, कौन सी जिम्मेदारी दी गई है। प्रवेश वर्मा को देख लीजिए, कौन से मंत्रालय मिले हैं। विधायी मामले और जल विभाग
की जिम्मेदारी, सिंचाई बाढ़ नियंत्रण और गुरुद्वारा चुनाव विभाग की जिम्मेदारी प्रवेश वर्मा के कंधों पर रहने वाली है। अब देखिए आशीष सूद को कौन से मंत्रालय मिले हैं। गृह मंत्रालय, बिजली और शहरी विकास, इनके अलावा शिक्षा, उच्च शिक्षा प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा, ये विभाग आशीष सूद को दिए गए हैं। कपिल मिश्रा को देखिए कौन से मंत्रालय दिए गए हैं। कानून एवं न्याय श्रम विभाग की जिम्मेदारी रहेगी उनके पास, और इनके अलावा पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। रोजगार, विकास, संस्कृति, कला और भाषा की जिम्मेदारी भी कपिल मिश्रा के कंधों पर ही सौंपी गई है। मनजिंदर सिंह सिरसा के पास जो मंत्रालय रहेंगे वो देख लीजिए। खाद्य आपूर्ति, वन एवं पर्यावरण उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी जो है वो मनजिंदर सिंह सिरसा के पास रहेगी। रविंद्र इंद्राज को कौन से मंत्रालय मिले हैं, देखिए समाज कल्याण, SC/ST कल्याण, सहकारिता और चुनाव, इनकी जिम्मेदारी रविंद्र इंद्राज के कंधों पर रहने वाली है। पंकज कुमार सिंह जिन्होंने अपने पद की शपथ ली, मंत्रालय इन्हें भी मिलेगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मिल चुका है और परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी की जिम्मेदारी भी पंकज कुमार सिंह के कंधों पर सौंपी गई है। तो कुछ इस तरीके से दिल्ली में विभागों का बंटवारा अभी तक किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास कुल 10 विभाग रहेंगे और इनके अलावा जो बाकी मंत्रियों ने शपथ ली है उनके पास कौन कौन से मंत्रालय रहने वाले हैं उसकी विस्तार से जानकारी एबीपी न्यूज ने आप तक पहुंचाई है। अब देखिए मंत्रालय बंटवारे के जरिए बीजेपी ने दिल्ली के साथ ही देश के उन राज्यों को भी साधने की कोशिश की है जहां पर ये असर डाल सकते हैं। अगर सबसे पहले हम देखिए पूर्वांचल की बात करते हैं तो आपको ये बताएंगे कि यूपी और बिहार को किस तरीके से दिल्ली से साधा गया है, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। मैं कपिल मिश्रा, मैं डॉक्टर पंकज सिंह। कपिल मिश्रा और पंकज सिंह दोनों ही पूर्वांचली समुदाय से आते हैं। दिल्ली के इस चुनाव में पूर्वांचली वोटर ने ही गेम पलटा। आपके कोर वोटर माने जा रहे थे, लेकिन बीजेपी के पक्ष में वोटिंग करके केजरीवाल का खेल खराब कर दिया। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ब्राह्मण जाति के कपिल मिश्रा यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। राजपूत जाति के पंकज सिंह बिहार के बक्सर से ताल्लुक रखते हैं। बीजेपी ने इन दोनों को मंत्री बनाकर पूर्वांचली समाज को दिल्ली में रिटर्न गिफ्ट तो दे दिया है, साथ ही भविष्य की सियासत को भी साधने की कोशिश की है। 48 साल के पंकज सिंह विकासपुरी से विधायक का चुनाव जीते हैं। बीजेपी से जुड़े रहे हैं और पेशे से दांत के डॉक्टर हैं। खास बात यह कि पंकज सिंह बिहार के रहने वाले हैं और बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। जिस बक्सर के पंकज रहने वाले हैं उस बक्सर में बीजेपी लोकसभा चुनाव हार गई थी। राजपूत जाति से आने वाले आरजेडी के सुधाकर सिंह ने बीजेपी को हराकर किला ध्वस्त कर दिया था। मानो पंकज सिंह को मंत्री बनाकर बीजेपी ने बक्सर के राजपूतों के साथ ही बिहार के राजपूतों को भी संदेश भेजा है। जहां तक बात कपिल मिश्रा की, कपिल मिश्रा बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हो चुके हैं। राजनीतिक करियर की शुरुआत एबीवीपी से की थी, लेकिन अन्ना आंदोलन के दौरान केजरीवाल के संपर्क में आए तो आम आदमी पार्टी से विधायक बन गए। केजरीवाल से मोह भंग हुआ तो बीजेपी में आए। दूसरी बार विधायक बने हैं तो सीधे मंत्री बनाकर बीजेपी ने सम्मान दिया है। ब्राह्मणों के साथ ही पूर्वांचली सम्मान का सेहरा बांध दिया है। कपिल मिश्रा का बीजेपी से पुराना नाता है। मां अन्नपूर्णा बीजेपी से पार्षद और मेयर रह चुकी हैं। कपिल मिश्रा के विरोधी उनके द्वारा दिए गए बीजेपी के खिलाफ पुराने बयानों को सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। कपिल मिश्रा को मंत्री बनाकर बीजेपी ने सिर्फ दिल्ली को ही संदेश नहीं दिया, यूपी के ब्राह्मण खासकर यूपी के पूर्वांचल को संदेश दिया है कि दिल्ली की सत्ता में उसकी भी हिस्सेदारी है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 26 सीट पूर्वांचल रीजन में आती है। 2014 में एनडीए को 23 सीट मिली थी, 2019 में 19 सीट और 2024 में घटकर 11 पर आ गई। ब्राह्मणों के प्रभाव वाली कई सीटें यूपी के पूर्वांचल रीजन में बीजेपी हार गई। इस साल बिहार में और 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में पूर्वांचली समीकरण के जरिए बीजेपी ने दिल्ली से चुनावी चक्रव्यूह तैयार करने की कोशिश की है।
अब देखिए, रेखा राज के 6 मंत्रियों के चुनाव में दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाबी सियासत का भी खास ख्याल रखा गया है, जहां पर 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और किस तरीके से दिल्ली के राम में पंजाब का सियासी काम निकालने की प्लानिंग बनी है, वो आप इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। मैं आशीष शीला मदन गोपाल सूद, मैं मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा और रविंद्र इंद्राज सिंह, इन तीनों को दिल्ली के रेखा राज में अहम पद और भूमिकाएं सौंपी गई है। इन तीनों के चयन में जहां दिल्ली के क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को ध्यान में रखा गया है, तो साथ ही 2027 में पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी संदेश देने की कोशिश की गई है। आशीष सूद जनकपुरी से विधायक हैं, दिल्ली में बीजेपी का पंजाबी चेहरा है। मनजिंदर सिंह सिरसा राजौरी गार्डन से विधायक हैं, दिल्ली के सिख समुदाय में बड़ा चेहरा माने जाते हैं। रविंद्र इंद्राज सिंह बवाना सीट से विधायक हैं, पंजाबी दलित समुदाय से आते हैं। यानी दिल्ली की कैबिनेट में आधा हिस्सा किसी न किसी स्तर पर पंजाब से जुड़े लोगों को दिया गया है। इससे सिख और पंजाबी बिरादरी को साधने का प्रयास माना जा रहा है। साथ ही जानकार मानते हैं कि इसके जरिए दिल्ली के पड़ोसी पंजाब में भी बड़ी सफलता के बीज बोने की कोशिश की गई है। याद कीजिए, दिल्ली की जो डेमोग्राफी रही है उसमें पंजाबियों की बड़ी हिस्सेदारी रही और उससे भी महत्वपूर्ण जो हिस्सेदारी रही उसका ज्यादातर हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। वो हिस्सा काफी समय से नाराज था, उसको एक संतुष्ट करना था। इसी का नतीजा है कि 3 मंत्री पंजाबी समुदाय से हैं। जाहिर तौर पर इसका असर पंजाब की राजनीति में पड़ेगा, क्योंकि जब वहाँ पर चुनाव होगा, क्योंकि वहाँ अकाली दल से उसका रिश्ता खत्म हो गया अभी तो फिलहाल, तो भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि सिखों को वहाँ पर पंजाब में भी मैसेज दिया जाए। पंजाब में अकाली दल से अलग होने के बाद बीजेपी अब अकेले ही चुनाव लड़ रही है, लेकिन पंजाब में उसकी हालत कमजोर है। 2017 के विधानसभा चुनाव में उसे 3 सीटें और 5.1% वोट मिला था, जबकि 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में उसे 2 सीटें और 6.6% वोट मिले थे। हालांकि लोकसभा में 2019 के मुकाबले 2024 में उसके वोट दोगुने होकर 18% के पार पहुंच गए, फिर भी उसके हाथ एक सीट नहीं लगी। शायद यही वजह है कि दिल्ली के मंत्रिमंडल से संदेश पंजाब पहुंचाने की कोशिश की गई है। बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग का ये फॉर्मूला कितना कारगर होगा, इसके लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री, कई अनुभवी और बड़े नामों को दरकिनार कर रेखा सीएम की कुर्सी तक पहुंची। रेखा के नाम के साथ बीजेपी ने न सिर्फ एक महिला सीएम को आगे किया, बल्कि ये भी बता दिया कि पार्टी सिर्फ नारी हितों की बात नहीं करती, उन्हें बराबरी का अधिकार और सम्मान देने में भी पीछे नहीं हटती। वो छात्र राजनीति से ही बीजेपी से जुड़ी रही हैं और दिल्ली का भाग्य बदलने के लिए उनके साथ 6 मंत्री भी हैं। प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार। ये रेखा गुप्ता की टीम दिल्ली 6 है, जिसके हाथों में बीजेपी ने 26 साल के बाद मिली विरासत की कमान सौंपी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जब ये हो कंफर्म्ड हो गया तो हमने कहा आपस में, अरे भाई पक्का चेक कर लो। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। खुशी तो इतनी है कि इतनी सबने दी है कि मेरी झोली छोटी पड़ रही है। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। हम सब बहुत खुश होते हैं, देखते हैं तो बहुत प्राउड फील करते हैं कि उन्होंने अपने लिए अपनी खुद से एक जगह बनाई है। हमने तो सबने चुटकी बजा के चेक किया आपस में। बात ही कुछ ऐसी है कि चुटकी काटने पर भी परिवार को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी पत्नी, एक माँ और एक बहू रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में मैंने चार्ज भी संभाल लिया है। खुशी तो इतनी है कि इतनी सबने दी है कि मेरी झोली छोटी पड़ गई है। खुशी इतनी बड़ी कि सास की झोली छोटी पड़ गई है। फलक को जिद है जहाँ पे बिजली गिराने की, हमें भी जिद है वहीं पे आशियां बनाने की। ये सिर्फ
सीएम रेखा गुप्ता की कहानी नहीं है। ये बीजेपी के एक आम कार्यकर्ता, एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाली उस महिला की कहानी है जिसे आज पार्टी ने समर्पण के इनाम के तौर पर राजधानी का जिम्मा सौंप दिया है। जीवन में कभी नहीं ऐसा सोचा था, और जब भी मैं सुनती थी बड़े नेताओं की कहानी, और जब वो कहते थे कि साधारण पृष्ठभूमि से आज वो शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे हैं, तो मालूम नहीं था कि कैसा लगता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी पा करके मैं समझ पा रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है। हमने उनको पिछले इतने सालों से वर्क करते हुए देखा है। सारे अप्स एंड डाउन्स, फिजिकली मेंटली जो स्ट्रेन पड़ता है, जितने काम करने पड़ते हैं, तो देख के पता चलता है कि पॉलिटिक्स कितनी मुश्किल फील्ड है। और कम से कम मम्मी जो अपनी तरफ से एक ट्रू लीडर है, जिनके पास कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं थी बचपन से, उन्होंने खुद से अपने बलबूते पे शुरू करा। शालीमार बाग से पहली बार विधायक का चुनाव जीतने वाली रेखा गुप्ता के घर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां शपथ के दिन सुबह से ही सिर्फ ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई दे रही थी। दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण होना था और शपथ ग्रहण में जाने के लिए रेखा गुप्ता ने केसरिया रंग की साड़ी के साथ उसी रंग की एक जैकेट पहनी हुई थी। अपने घर से रेखा गुप्ता किसी विजयी योद्धा की तरह रवाना हुई। शपथ ग्रहण से पहले रेखा गुप्ता अपने परिवार के साथ दिल्ली में मरघट वाले हनुमान मंदिर पहुंची थी। इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति जमीन के अंदर 7 से 8 फीट नीचे है। मंदिर के सामने शमशान घाट है और इसीलिए इसे मरघट वाले बाबा का मंदिर कहा जाता है। बाबा की रामलीला मैदान के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी शासित 21 राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम समेत दिल्ली के बड़े बड़े चेहरों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका था और दिल्ली की सीएम बनने जा रही रेखा गुप्ता किसी को हाथ जोड़कर प्रणाम कर रही थीं तो किसी से आशीष ले रही थीं। शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय जाकर कार्यभार भी संभाल लिया है। भारत माता की। हमारे शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद हमने इस चार्ज को भी लिया है। देश की राजधानी दिल्ली के स्वर्णिम अध्याय को लिखने की जिम्मेदारी बीजेपी ने रेखा गुप्ता के कंधों पर डाली है। मिशन विकसित दिल्ली का है, उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। आप सबका स्वागत है। इससे पहले कभी आप इस कमरे में नहीं आए होंगे। इस सीएम कार्यालय के द्वार आप लोगों के लिए खुले हैं। पार्टी ने एक ऐसे चेहरे पर भरोसा जताया है जो दिल्ली की जड़ों से वाकिफ है और बीजेपी के साथ दशकों से जुड़ा हुआ है। रेखा गुप्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी दोनों की भरोसेमंद मानी जाती हैं। रेखा गुप्ता जी दिल्ली की भाग्य रेखा बनेंगी, विकास की रेखा बनेंगी, यमुना जी के अविरल और निर्मलता की रेखा बनेंगी। तो देखिए, अब सवाल ये है कि रेखा गुप्ता को ही बीजेपी ने आखिर क्यों चुना है। 48 विधायकों में से महिला होने के अलावा वो कौन सा फैक्टर है कि रेखा गुप्ता सीएम की रेस में सबसे आगे निकली। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपको रेखा के अलावा कोई भी काम किसी और को कहने की जरूरत नहीं है। सिर्फ रेखा को कह दिया, आपका काम होगा। बीजेपी को रेखा गुप्ता के नाम ने बिल्कुल ऐसा ही भरोसा दिखाई दिया है कि दिल्ली की तस्वीर और उसकी तकदीर को बदलने के वादे में रेखा खरी उतरेंगी।
मैं जानती हूँ मेरी आदरणीय बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी ने जो मुख्यमंत्री की शपथ ली है, पूरी की पूरी टीम अब डबल इंजन की सरकार का जलवा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में दिखाएगी। दिल्ली भी अब प्रगति के पथ पर अग्रसर होगी। महिला सशक्तिकरण का जो शुरुआत देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसका प्रमाण है। ये परमानेंट मुख्यमंत्री है। केजरीवाल जी के तहत टेम्पोररी मुख्यमंत्री महिला अब नहीं रहेगी। लेकिन रेखा गुप्ता के नाम पर इतना भरोसा क्यों? इसके लिए आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीर करीब 30 साल पुरानी है। गौर से देखिए, लाल और सफेद रंग के सलवार सूट में मौजूद ये रेखा गुप्ता है। रेखा गुप्ता के ठीक बगल में अलका लांबा मौजूद है। तस्वीर साल 1995 में उस वक्त की है जब NSUI की अलका लांबा दिल्ली छात्र संघ की अध्यक्ष बनी थी और रेखा गुप्ता दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की महासचिव चुनी गई थी। बिल्कुल, अलका जी और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में इकट्ठे थे। वो अध्यक्ष थी, मैं महासचिव थी। मैं धन्यवाद करती हूँ उनकी शुभकामनाओं के लिए। और फिर एक साल बाद 1996 में रेखा गुप्ता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष के तौर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का झंडा बुलंद किया था। उस वक्त रेखा गुप्ता दिल्ली के दौलत राम कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। इसके बाद रेखा गुप्ता RSS से जुड़ी और सन 2003 में दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की सचिव बनी। 2 साल बाद यानी कि 2005 में उन्हें राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया। और फिर आया साल 2007 जब रेखा गुप्ता ने दिल्ली के उत्तरी पीतमपुरा से नगर निगम में पार्षद का चुनाव जीता था। 2015 में पार्टी ने मुझे मौका दिया विधानसभा लड़ने का, फिर 2020 में, और मात्र थोड़े थोड़े वोटों से मैं रह जाती थी। पिछली बार 1700 वोटों से ये विधानसभा छूटी। तो मेरे मन में एक ही जज्बा था कि मुझे अपनी विधानसभा का नेतृत्व करना है, यहाँ काम करना है। और जनता ने मेरी मेहनत देख करके और मोदी जी की जो पॉलिसीज उन्होंने दिल्ली के लिए जो अपना विजन प्रस्तुत किया, उसमें विश्वास जताते हुए मुझे समर्थन दिया। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पार्टी ने रेखा गुप्ता पर न सिर्फ भरोसा जताया बल्कि उन्हें बार बार मौका भी दिया। रेखा गुप्ता 2015 और 2020 में भी विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन दोनों बार वो हार गई थी। लेकिन पार्टी ने तीसरी बार भी रेखा गुप्ता को ही मैदान में उतारा। बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है और मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने मुझ जैसी साधारण परिवार की बेटी पे इतना भरोसा जताया और दिल्ली जो देश की राजधानी है उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी। निश्चित रूप में मैं अपनी पूरी क्षमताओं के साथ, पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ में उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। ये शंखनाद है, ये शंखनाद है। इस बार रेखा गुप्ता ने निराश नहीं किया और शालीमार बाग विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को करीब 30,000 वोटों से हराकर शानदार जीत दर्ज की। रेखा गुप्ता के पिता बैंक में नौकरी करते थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर बनने के बाद परिवार दिल्ली आ गया था। रेखा गुप्ता की स्कूली पढ़ाई से लेकर कॉलेज और फिर LLB दिल्ली से ही हुआ। 1998 यानी करीब 27 साल पहले रेखा गुप्ता की शादी बिजनेसमैन मनीष गुप्ता से हुई थी। अब ये जो परिवार का जो बैलेंस है उसमें मनीष गुप्ता की क्या भूमिका होगी? अब घर आप संभालेंगे पूरी तरह से? हाँ, ऑफ कोर्स वो मेरी जिम्मेवारी है। जब वो वहाँ काम संभालेंगी तो घर की ड्यूटी मेरी